हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे हाउ यू कैन टॉप एवरी मॉक टेस्ट। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक स्टेप होता है किसी भी टेस्ट सीरीज को टॉप करने का, वो होता है सिलेक्शन ऑफ टेस्ट सीरीज। आपका टेस्ट सीरीज ऐसा होना चाहिए जो आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेपर 7 प्रिपेयर नहीं है और मैं टेस्ट सीरीज लेने वाला हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक हफ्ते में पेपर 7 के सारे नोट्स तैयार करके उसको याद करके आपको टेस्ट देना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पेपर 7 खुद में इतना बड़ा है कि उसमें आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं एक हफ्ते में सब कुछ। तो इसलिए अगर ऐसा कोई टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए मैनेजेबल नहीं है, वैसे टेस्ट सीरीज को आप टॉप नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक मैनेजेबल टेस्ट सीरीज ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टेस्ट सीरीज बोल रहा है कि मैं पेपर 7 पार्ट 2 को एक हफ्ते में लूँगा, तो आप मंडे से लेके वेडनेसडे थर्सडे तक उसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर थर्सडे फ्राइडे को आप थोड़ा बहुत रट के सैटरडे रट तक संडे को आप टेस्ट दे सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज ए मैनेजेबल टेस्ट सीरीज। आपको क्या करना है कि आपको ऐसा टेस्ट सीरीज लेना है जो आपके नोट्स कंप्लीट करवाए और आपको एक इफेक्टिव प्रैक्टिस करवाए। मार्केट में ऐसे कई टेस्ट सीरीज है जो हर 2 दिन में आपको मेंस का टेस्ट लिखने के लिए फोर्स करते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसमें हो जाता है माइंडलेस राइटिंग। आप जाते हैं, पन्ने भरते हैं, अपने टाइम वेस्ट करते हैं और वापस आ जाते हैं। आप कुछ सीखते नहीं हैं और ना कि आपको ये लोग रिव्यू करके देते हैं। आपको ऐसा सीरीज चाहिए जो आपको इफेक्टिव प्रैक्टिस करे। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपको रोज़ खाना खाना बनाने के लिए बोला जा रहा है तो आप वो उस क्वालिटी का खाना नहीं बनाएंगे। वो सिर्फ एक रूटीन वर्क हो जाता है। यही रीज़न होता है कि घर में हमारी मम्मियाँ काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं। लेकिन अगर आप शौकिया अंदाज में हफ्ते में एक दिन अपनी फेवरेट डिश प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आप अपना 100% देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपको टेस्ट सीरीज में लाना है। टू मच ऑफ अ टेस्ट सीरीज इज नॉट अ टेस्ट सीरीज, इट इज़ जस्ट माइंडलेस राइटिंग। अगर हर 2 दिन में आपको फोर्स किया जा रहा है टेस्ट लिखने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कुछ दिक्कत है उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज से। आप हफ्ते में एक दिन भी अगर आप 3 घंटे या 2.5 घंटे का टेस्ट लिख रहे हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। अगर एक टेस्ट सीरीज ऐसी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा लिखवा रही है हर दूसरे दिन और आपको टाइम नहीं दे रही है, तो इससे ये होगा कि आपका कंटेंट जो प्रिपरेशन का टाइम है और जो मगिंग अप का टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। आपको ये समझना है कि जो टेस्ट सीरीज है इट इज़ अ मीन्स एंड नॉट एन एंड। ठीक है, टेस्ट सीरीज टॉप करना एक जरिया है आपकी सीजीपीएससी में पोस्ट उठाने का, यही अल्टीमेट चीज़ नहीं है। ये टेस्ट सीरीज को सिर्फ आपको एक डिसिप्लिनिंग एजेंट की तरह यूज़ करना है और जो भी मैनेजेबल और इफेक्टिव वे से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवा दे वही सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है। कमेंट सेक्शन में सीजीपीएससी बाबा नाम की एक वेबसाइट है, उसने बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया है मेरे सारे वीडियोस को उनके टाइटल के साथ। उनकी लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा। अगर हाउ टू चूज़ अ टेस्ट सीरीज वाले टॉपिक में आपको और ज़्यादा जानना है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर सीजीपीएससी वाले एग्जामिनेशन में, जो लगता है कि मेरे लिए गेम चेंजर था, कि आप टेस्ट सीरीज तभी टॉप कर सकते हैं जब आपके नोट्स प्रिपेयर हो। 90% जो गेम है सीजीपीएससी का वो कंटेंट का है। एंड अगर आपके नोट्स बन गए हैं तो मान के चलिए कि आपका 90% गेम सॉर्ट हो चुका है। जो नोट्स होते हैं आपके वो क्रिस्प होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है तो ऐसे टेस्ट सीरीज चूज करिए जो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए अच्छा टाइम दे रहा है। फॉर एग्जांपल, पेपर 7 पार्ट 2 के लिए आपको एक हफ्ता मिनिमम चाहिए, तो ऐसी टेस्ट सीरीज ढूंढ लीजिए अपने पर्टिकुलर जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, जो आपको इतना स्पेस दे। सिर्फ भेड़ चाल में नहीं जाना है कि क्योंकि आपके 10 दोस्तों ने एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, आप उस टेस्ट सीरीज को तब तक टॉप नहीं कर सकते जब तक वो आपकी क्षमताओं के अंदर नहीं है। तो सीधी सी बात है कि 90% ऑफ गेम है वो आपकी नोट्स पे डिपेंडेंट है। अगर प्रिपेयर नहीं है तो एक थोड़ा सा रिलैक्स या स्पेशियस टेस्ट सीरीज लीजिए। अगर आपके प्रिपेयर है तो आप जो भी पॉपुलर टेस्ट सीरीज चल रही है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं। अगर आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं है और आप बहुत ही कमज़ोर स्थिति में, फॉर एग्जांपल अगर पेपर 7 के नोट्स प्रिपेयर नहीं है, फिलॉसफी सोशोलॉजी पबैट के नोट्स प्रिपेयर नहीं है, आपने पेपर 1 पेपर 2 अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत पड़िए। आप अभी 1-2 महीने एटलीस्ट अप्रैल तक बहुत अच्छे से आप सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करिए, उसको मगअप करिए और मई में जैसी मई लगेगा तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर लीजिएगा।
जो भी मेजर टेस्ट सीरीज है उसके। लेकिन आपको डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करनी है। आप 20 मिनट का कर लीजिए, एक बना लीजिए 20 मिनट का शेड्यूल, जो मेरे को लगता है कि बहुत इफेक्टिव है। अगर आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं है, आपने डिसाइड किया है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, आपको 20 मिनट की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आपने दिन भर में जो भी पोर्शन प्रिपेयर किया है, पढ़ा है, आपको एक 2 मार्कर का क्वेश्चन उठाना है 5-6 क्वेश्चन से, एक 8 मार्क का क्वेश्चन उठाना है और एक 15 मार्क का क्वेश्चन उठाना है, और इन तीनों को एक फ्लो में लिख लेना है 20 मिनट में, और इसको रिव्यू करवा लेना बस। मतलब आपको डेली अपनी एक मिनी टेस्ट सीरीज टाइप की लगानी है, और उसका जो बेसिस होगा वो होगा पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो यही सिर्फ आपको करना है। नोट्स बनाने का सबसे बड़ा हैक क्या है, सीजीजीएस के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जितने भी पॉपुलर मटेरियल है, फॉर एग्जांपल हरिराम पटेल, ये ऑलरेडी ही नोट्स के फॉर्म में है, तो उसको आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया जीएस को ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जितना अगर टॉपिक लिखा है, फॉर एग्जांपल अगर लिखा है परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इतना लिखा है अगर सिलेबस में, तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, एक मटेरियल पढ़ लेना है, उसी में हाईलाइट कर लीजिए। आधे पेज से आधे के नोट्स नहीं है। वहीं अगर वो बोलेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज, ठीक है, इन डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, तो वो बहुत ही लॉजिकल टाइप का चीज़ है। अगर आपने 2-4 फैक्ट पढ़ लिए हैं तो वहाँ पे आपको मोल्ड करते बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीजीएस के नोट्स नहीं बनाने, इंडिया जीएस के आधे ज़्यादा नहीं बनाए, करंट अफेयर कंपाइल कर लेना है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका है कि प्रीलिम्स क्लियर्ड, व्हाट्स नेक्स्ट। और आपको ये करना है कि आपको शॉर्ट, स्वीट और बेयर मिनिमम तरीके से सिलेबस कवर करना है। मई में मेंस देना है। आप पीएचडी नहीं कर सकते हो, आपके पास वैसे भी टाइम कम है, लेकिन ये समय का कम होना कहीं से भी ये नहीं इम्प्लाई कर रहा है कि आप सीजीपीएससी में टॉप नहीं कर सकते हो। आपको बस बहुत ही जल्दी से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो टाइम देना है वो उसको रटने में देना है, क्योंकि एक बार रटा गया ना तो वो लिखा जाएगा। तो कंटेंट इज़ द किंग। नोट्स आपके प्रिपेयर्ड है तो 90% गेम आप जीत चुके हो। नोट्स प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका है, अगर कुछ कुछ पोर्शन के नोट्स बचे हैं तो टेस्ट सीरीज के साथ प्रिपेयर कर लो। अगर मेजर पेपर्स बचे हुए हैं, पेपर 7, पेपर 6, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करो, इनको पहले निपटा लो, और डेली 20-20 मिनट इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वीक को प्लान करना इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू टॉपिंग अ टेस्ट सीरीज। तो देखिए 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मैं जो पर्सनली प्लान करता था, ऐसा करता था कि मंडे, ट्यूसडे को अगर मेरे नोट्स प्रिपेयर नहीं है कुछ कुछ पोर्शन के, तो मैं उनको बहुत अच्छे से सॉर्ट कर लेता था। मंडे ट्यूसडे अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं है, तो आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, मैं प्रिपेयर करके रहूँगा मंडे ट्यूसडे। भले ही मुझे 2 घंटे कम सोना पड़े, भले ही मुझे 4 जगह नहीं जाना पड़े, मेरी प्रायोरिटी होगी कि संडे को मेरे को टेस्ट लिखना है, तो उससे रिलेटेड जो नोट्स है मैं ट्यूसडे तक ख़त्म कर दूँ। कैसे करूँगा आई डोंट नो, बट आई विल फाइंड अ वे। उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे मैं डेडिकेटेडली टाइम देता था इन सब चीज़ों को रटने के लिए, क्योंकि एक बार आपके नोट्स बन गए, बहुत ही हाई क्वालिटी नोट्स बन गए, बट दे आर ऑफ नो यूज़ इफ़ यू आर नॉट मगिंग इट अप। और लास्ट में बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जिसने अपने नोट्स रट लिए ना, उसका आंसर राइटिंग स्पीड वैसी बढ़ जाता है, नीटनेस वैसी बढ़ जाते हैं, मार्क्स वैसी बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मंडे ट्यूसडे को आपको एकदम रिगरस नोट प्रिपेयर करना है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये मिडल ऑफ द वीक सबसे ज़्यादा टफ पोर्शन होता था मेरे लिए, पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के प्रिपेयर करते हुए। तो मैं क्या करता था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वंस अगेन आपको कम सोना पड़े तो सो, लेकिन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को आपको मगअप करनी चीज़ें, मतलब मगअप करनी है। फ्राइडे शाम तक जब आप घर जाओगे, जाके बिस्तर में सोओगे, आपका पूरा पेपर जो है, जो भी टॉपिक है जो संडे को लेने जाने वाला है, वो पूरा प्रिपेयर हो जाना चाहिए। सैटरडे को एक ही काम है, रिवीजन करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखना है, प्रिडिक्ट करना है कि क्या क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है, फॉर एग्जांपल व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स इन गर्ल एजुकेशन, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ या रूरल वुमेन, ठीक है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको अच्छे से लिख के देखना है और उसको मल्टी डायमेंशनल खोलना है, ठीक है। तो आपको यही करना है। मंडे ट्यूसडे नोट्स प्रिपेयर किए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपको सिर्फ मगअप करना है। सैटरडे को सब चीज़ को एकदम स्ट्रक्चर कर लेना, ऑर्गेनाइज कर लेना है। सैटरडे इज़ लाइक आपके एक्चुअल मेंस एग्जामिनेशन के एक दिन पहले का रिवीजन। आपको जितना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे ना, उतने जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको मेंस एग्जामिनेशन के एक दिन पहले 2 पेपर रिवाइज करना है, एंड एक साथ 2 पेपर रिवाइज नहीं होंगे। इसकी आदत इस सैटरडे से ही जाएगी। मंडे ट्यूसडे नोट्स प्रिपेयर, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे
आपको रट्टा लगाना है, सैटरडे आपको रिवाइज करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और कुछ जो आंसर्स जो आप लिख के देखना चाहते हो उतना लिख सकते हो। संडे को परफॉर्म करना है, रेस्ट करना है और टॉपर्स से सीखना है चीज़ें, ठीक है। अब डेली शेड्यूल पे बात आते हैं। एक बार हमने वीकली प्लान कर लिया, अब आपको डेली प्लान करना है। आपका जो डेली प्लान है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वीकली प्लान बन जाता है। तो आपका जो डेली शेड्यूल होता है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। आपको बैलेंस करना है व्हाट इज़ अर्जेंट एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मेरा पेपर 7 का टेस्ट है संडे को, आज मंडे, संडे को टेस्ट है। तो मेरा जो अर्जेंसी है, अर्जेंट चीज़ है वो ये है कि मेरे को पेपर 7 करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रॉम CGPSC मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि पेपर 7 में उतने नंबर उठ नहीं रहे लोगों के। किसी का 95 से 115 तक ही रेंज आ रही है एंड ये बहुत अच्छी रेंज है। अगर मैं 105 106 स्कोर कर सकता हूँ तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर पेपर 7, ये मेरे को पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में, कि पेपर 1 लैंग्वेज जिसमें जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। फॉर एग्जांपल किसी के 105 आ रहे हैं लैंग्वेज में, किसी को 135 आ रहे हैं, तो 30 नंबर का डिफरेंस आ गया। पेपर 2 एस्से, किसी के 110 आ रहे हैं, किसी के 150 आ रहे हैं, 40 नंबर का डिफरेंस हो गया। ये जो डिफरेंस है मैं पेपर 7 में क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे 100 नंबर आए हैं तो हो सकता है कि मेरे से बहुत अच्छे पढ़ने वाले के 112 नंबर ही आए, तो ये 12 नंबर का डिफरेंस है। लास्ट में क्या होगा कि CGPSC इस बेसिस पे जज नहीं करेगा कि आपके पेपर 7 में कितने मार्क्स आए, वो इस बेसिस पे जज करेगा कि आपका सम टोटल कितना आ रहा है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के बीच में बैलेंस करना है। इस वीक का जो अर्जेंसी है वो ये है कि मुझे पेपर 7 कंप्लीट करना है, लेकिन मेरे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे को पेपर 1 भी चलाते रहना है साइड में, पेपर 2 भी चलाते रहना है, ठीक है। और अगर मेरा मॉक टेस्ट संडे को पेपर 4 और पेपर 6 का है तो मुझे ये अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पेपर 4 और पेपर 6 अगर मेरा अच्छे से प्रिपेयर है तो सेकेंड और थर्ड डे का जो रिवीजन है एक्चुअल मेंस का, जिस दिन पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 एक साथ है डे 2 में, डे 3 में पेपर 5 पेपर 6 एक साथ है। तो मुझे क्या करना है कि पेपर 4 और 6 का अगर टेस्ट है तो मेरे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक्चुअल मेंस वाले दिन में ये मेरे को मदद करेगा टू रिवाइज ईजिली, ठीक है। तो अब इस घड़ी को देखिए, ये जो पुरातन कालीन की घड़ी पड़ी हुई इसको देखते हैं। अब मैं बताता हूँ मेरा क्या शेड्यूल रहता था जिससे मैं बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाता था, ठीक है। मैं 12 बजे लाइब्रेरी पहुँचता था, 12 से एक करंट अफेयर पढ़ता था, 12 से 12:50 एक्चुअली करंट अफेयर पढ़ता था, 10 मिनट का ब्रेक लेता था। पोमोडोरो टेक्निक के साथ चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, घड़ी देखते रहिएगा। 12 बजे दोपहर को 12 से 12:50 मैंने करंट अफेयर पढ़ लिया जो भी पढ़ना था, 10 मिनट में वॉक करके आ गया, वापस आया। 1 से 1:50 मैं पढ़ता था छत्तीसगढ़ GS, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक लिए, 2 बज गए। 2 से 2:50 या 3 बजे तक मैं इंडिया GS पढ़ता था। कभी कभी वो 3:05 3:10 भी हो जाता था, क्योंकि वो डिपेंड करता था कि मैं कितना कवर कर रहा हूँ। अब लगभग 3:15 3:20 हो गए हैं, तो अब मैं लंच के लिए ब्रेक लेता था और मैं वापस आता था लगभग 4:30 बजे, कभी कभी 4:45 भी बज जाया करते थे। उसके बाद मैं क्या करता था, 5 बजे से लेके 5:50 तक फिर से छत्तीसगढ़ पढ़ता था, ठीक है। और उसके बाद 6 से लेके 6:45 6:50 6:50 तक, जब तक मेरे कोई दोस्त नहीं आ जाते कि चल नीर चाय पीते, तब तक मैं इंडिया GS पढ़ता था। तो अभी दिन भर में हमने क्या किया, 1 घंटा लगभग करंट अफेयर को दे दिया है हमने, 1 घंटा छत्तीसगढ़ को दे दिया है, 1 घंटा इंडिया को दे दिया है लंच के पहले, ठीक है। और लंच के बाद हमने क्या किया है, लगभग 40 मिनट हमने दे दिया है इंडिया GS CGS को, क्योंकि 6:30 से 7 के बीच में कोई ना कोई दोस्त आ जाता था, उससे फ्लो बिगड़ जाता था मेरा, ठीक है। तो मैं उनके साथ चले जाता था, क्योंकि सोशलाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, आप दिन भर पढ़ नहीं सकते हो। तो अभी दिन भर तक क्या हो गया, अभी मैंने 1 घंटा करंट अफेयर को दे दिया है, लगभग 1.5 घंटे से 2.25 घंटा मैंने CGS को दे दिया है, वही 2.25 घंटा मैंने दे दिया इंडिया GS को, ठीक है। उसके बाद मैं निकलता था 7 बजे और आते आते मुझे लगभग कभी कभी 8:30 हो जाते थे लाइब्रेरी में, ठीक है। 8:30 से मैं क्या करता था, 8:30 से 9:30 मैंने फिर से CGS पढ़ा, 9:45 से 10:30 तक मैंने फिर से इंडिया GS पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा इनिंग्स क्लोज है दिन का, 10:30 10:45 हो रहे हैं एंड आई एम डन फॉर द डे। पूरे दिन भर में मैंने क्या किया, 1 घंटा मैंने करंट अफेयर पढ़ लिया है, लगभग 3 घंटे मैंने CGS पढ़ लिया है, लगभग 3 घंटे मैंने इंडिया GS पढ़ लिया है। ये ह्यूमन क्षमता है, 7 घंटे हो गए एंड यही मेरा विनिंग शेड्यूल हो रहा है। बिलीव इट और नॉट, मीडिया का हाइप, पेरेंट्स का हाइप, समाज का हाइप, ऐसे लोगों के द्वारा हाइप क्रिएट किया गया जिन्होंने खुद कभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला है, लेकिन उन्होंने कहीं से सुन लिया है कि टॉपर्स 18 घंटे पढ़ते हैं, वो तो 2 साल तक सिर्फ 4 घंटे ही सोया है, वो तो अपने घर आया ही नहीं है,
वो तो वहीं पे सो जाया करता था, उसने शहर में ही पीजी लेके तैयारी करी, ये मैटर नहीं करता है। बिलीव इट और नॉट, मैंने इसी शेड्यूल में निकाला है। बस ये है कि इसको मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया है 1.5-2 साल तक। एग्ज़ाम हुआ, आई वॉज इन दिस शेड्यूल। एग्ज़ाम नहीं है, आई वॉज इन दिस शेड्यूल। 7 घंटे हो चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं, मैंने लगभग 3-3 घंटा और 1 घंटा करंट अफेयर को दे दिया है। आई एम सेट। ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं हमेशा टाइमर रखता था, मेरी घड़ी जो होती थी वो उसमें टाइमर फिक्स था, हर 50 मिनट में वो बजती थी, ठीक है। तो मैं हमेशा, मेरे दिमाग में हिसाब रहता था कि 50 मिनट में मेरे को क्या क्या करना है। आप यकीन मानिए, दिस इज़ द विनिंग शेड्यूल। और जितने भी टॉपर्स हैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। मैं जितने लोग को जानता हूँ, जितने सिंगल लीड रैंकर्स हैं जो मेरे साथ नालंदा में भी थे और जो अभी भी मैं जहाँ एकेडमी में जिनसे मिल रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, हम में से कोई इन इफेक्टिव 7 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ता था, ठीक है। बज चुके हैं 10:30। 10:30 के बाद मैं 11:30 तक जो मेरे कलीग्स रहते थे, जो लाइब्रेरी में रहते थे, उनसे बातचीत करता था। कुछ मन किया तो मैं यूट्यूब वीडियो देख लिए, कुछ हो गया तो कुछ मोटिवेशनल देख लिया, कुछ सैम्पल आंसर्स देख लिए, कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लिए, बस इतना ही करता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप देख रहे हैं कि 12 बजे से लेके लगभग 11:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी में बैठता था और रात के 11:30, 12, 12:30 बजे में निकल जाया करता था। तो हमने क्या देखा कि 7 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई इज़ मोर देन इनफ, लेकिन उसको पढ़ने के लिए 12 घंटे की सिटिंग मुझे देनी पड़ती थी। और अपने हिसाब से ये जो डेली है, अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लैग कर रहा हूँ इंडिया जीएस में और मेरा CGS प्रिपेयर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर पेपर 6 में आ जाते हैं, पेपर 6 पार्ट 1 क्या है, फिलोसफी, पार्ट 2 सोशोलॉजी, पार्ट 3 सोशल एस्पेक्ट्स, आर्ट टाइप कल्चर और टूरिज्म। तो आर्ट टाइप कल्चर टूरिज्म तो ऐसा है कि वो मंडे को ही निपटा लो, ठीक है। अब बात हो गई है सोशोलॉजी की और फिलोसफी की। तो सोशोलॉजी फिलोसफी में ऐसा है कि इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है। तो क्या करूँगा कि इसमें मैं डेली प्लानर में क्या करूँगा, सिर्फ 1 घंटे लूँगा CGGS, बाकी के जो 5 घंटे मैं उसको फिलोसफी सोशोलॉजी में 2.5 घंटे बांट दूंगा। तो इस प्रकार से मैं करता था डेली शेड्यूलिंग। देखिए इसमें क्या है कि इसमें सब कुछ है, करंट अफेयर है, CGGS है, इंडिया GS है, और मैंने बहुत ही हेल्दी ब्रेक्स लिए हैं, दोस्तों के लिए टाइम भी है, ठीक है। ये डेली मैंने फॉलो किया था, आप भी फॉलो कर सकते हैं। जो एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया गया है पर्टिकुलर टॉपर का, उसको फॉलो मत करिए, दिस इज़ मोर देन इनफ। आगे देखते हैं। प्रैक्टिस इज़ द की। सीधी सी बात है, मेंस आंसर राइटिंग ना एक बहुत ही माइंडलेस प्रोसेस होता है। आई डोंट नो लोग क्यों नहीं बताते हैं इस चीज़ को। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इसमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने का, ज़्यादा जुगाड़बंदी करने का स्कोप नहीं रहता है, क्योंकि टाइम का इतना प्रेशर रहता है। इट इज़ अ माइंडलेस प्रोसेस, और माइंडलेस प्रोसेस में वही चीज़ सफल होती है जिसमें आपने प्रैक्टिस कर चुका है, जो आपके सबकॉन्शियस में बैठ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर, ठीक है, अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ में टच हो जाता है, अगर आप किचन में कुछ कर रहे हैं, कुकर में चावल बना हुआ है और आप ऐसा बॉटल वॉटल में पानी भर रहे हैं, अगर आपके एल्बो टच हो जाते हैं पर्टिकुलर कुकर से, तो आप खट से उसको हटाते हैं, क्योंकि ये आपका एक रिएक्टिव इंस्टिंक्ट है, ठीक है। ये आपका जो एक्शन है, मतलब रिएक्टिव रिस्पॉन्स है, इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। यही चीज़ आपको CGPS की मेंस आंसर राइटिंग में करनी है, कि आपको प्रैक्टिस करना है इतना कि आपको टाइम और स्पेस का पर्टिकुलर जो आइडिया है वो हो जाए, आपकी एक रिएक्टिव इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाए, और एक जो माइंडलेसनेस होती है कि बिना सोचे समझे जो वहाँ पे आंसर्स फ्लो होते हैं, उसकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आपने बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट लिख लिया है। मैं बार बार सबको यही बताता हूँ कि मेंस वाले दिन में कुछ भी बहुत ही क्रांतिकारी नहीं हो जाता है कि आप किसी बाबा के पास गए, उसने राख छिड़क दी आपके सर में, ओम भट्ट स्वाहा बोला और आप एकदम से लिखने लगे सब चीज़। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको एक माइंडलेस प्रोसेस फॉलो करना है, और मानिए ना मानिए वहाँ पे सोचने समझने का ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। हालांकि उसमें भी मैनेज किया जा सकता है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सोचने समझने का ज़्यादा स्कोप नहीं हो सकता है। आपको स्टैमिना और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मॉक टेस्ट के भरोसे में नहीं रहना है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली 20 मिनट देने हैं आंसर राइटिंग को। एक 2 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, एक 8 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, एक 15 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। अगर आपकी प्रैक्टिस सेट है तो मान के चलिए कि आप मॉक टेस्ट में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करेंगे बाकियों से। नेक्स्ट, पास्ट के जो एग्जामिनेशन पेपर है, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट। पास्ट ईयर क्वेश्चन का एक ही काम है, आपको ट्रैक पे रखना, आपको बताना क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना। पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है, जो मेरे हिसाब से है, वो ये है टू गिव यू द कॉन्फिडेंस कि आप सही राइट ट्रैक पे है। ऐसे कई कोचिंग होते हैं जो अपने मॉक टेस्ट होते हैं वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के ही बेसिस में बनाते हैं, लेकिन आपको हमेशा एक एक नयापन, एक अनकंफर्टेबल न्यूनेस के लिए
तैयार होना चाहिए। जैसे कि हमने CGPSC का नेचर देख रहे हैं कि स्पेशली पेपर 4 पार्ट 3 पेपर 7 इतने ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं कि आप उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको प्रिपेयर रहना है, आपको कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं रखना है मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को रिलेटेड, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो ऑन द स्पॉट आपको मैनेज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स को बहुत अच्छे से थॉरली करना है। आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, आपको ये बताएगा कि आप सही ट्रैक में हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसको इससे काटते बनता है कि कौन सा चीज़ ऑलरेडी आ चुका है, कौन सा चीज़ बचा हुआ है। तो यहाँ से भी आपको फ़ायदा हो जाता है। अगर आप कोई अच्छे मॉक टेस्ट में बैठ रहे हैं तो पक्का वो इन्हीं एरियाज से ही क्वेश्चंस निकालेगा और आप यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स आर द की टू योर सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस इन दिस एग्जामिनेशन। तो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। सैटरडे जो वीकली प्लानर था उसमें मैंने बता दिया कि यहाँ पे इसको डील करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्पीड। देखिए, अगर आपने मॉक टेस्ट में स्पीड मेंटेन करी है और आपने पेपर कंप्लीट कर लिया है ना, अब मान के चलो आप सबसे आगे निकल जाओगे। कुछ माइंडसेट है जो मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको ऐसे लिखना है कि आपके लास्ट 15 मिनट बचे हैं और आपके 5 से 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये जो स्पीड है ना, जिसमें आप थोड़ा सा पैनिक कर रहे हो बट एट द सेम टाइम यू आर मेंटेनिंग द क्वालिटी, यही माइंडसेट चाहिए और इसी स्पीड से लिखना है। जो टाइम होता है वो करेंसी होता है इस पर्टिकुलर CGPSC मेंस एग्जामिनेशन का। आपको अगर मैथ सॉल्व करना है पेपर 4 पार्ट 2 में, तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप पार्ट 1 और पार्ट 3 के जो लिटरेचर वाला पोर्शन है, राइटिंग पोर्शन, उसको जल्दी कंप्लीट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको मैथ्स में। अगर टाइम कम है तो मान के चलिए आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे पैनिक सिचुएशन में, और आपको जितना जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। टाइम इज़ द करेंसी ऑफ CGPSC मेंस। आप जितने अच्छे जल्दी कंप्लीट करेंगे अपने पेपर को, उतने ही जल्दी आप आगे निकलेंगे लोगों से। परफेक्ट आंसर से ज़्यादा अच्छा है कि एवरेज आंसर लिखो लेकिन पूरे आंसर्स लिखो। ठीक है, अगर आपने पेपर कंप्लीट कर लिया है मॉक टेस्ट में या CGPSC मेंस में, तो मान के चलिए कि 90% चांसेस हैं कि आप टॉप 10 में आ जाओगे और CGPSC में चांसेस है कि आप पोस्ट उठा लोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है स्पीड का। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, होल्ड दैट थॉट। मेरे ख्याल से जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है मेरे मेंस आंसर राइटिंग में, वो इस पर्टिकुलर टिप से आया था कि होल्ड दैट थॉट। ध्यान से सुनिएगा, ये गेम चेंजर है। ये आपको, ये मेरी पर्सनल रियलाइजेशन है एंड दिस इज़ समथिंग कि मैंने कभी सुना नहीं किसी और के मुंह से, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है पर्टिकुलर चीज़। 8, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन में पेन पेपर में गड़ाने के पहले आपको 30 सेकेंड से 1 मिनट रुकना है। होल्ड दैट थॉट। 8 नंबर का क्वेश्चन आए, 10 नंबर का क्वेश्चन आए, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आए, इसको अटेम्प्ट करने के पहले मैं 30 सेकेंड से 1 मिनट रुकूंगा। देखूंगा क्या इसमें मैप बनाया जा सकता है, ग्राफ बनाया जा सकता है, क्या फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है, और इसको मैं विजुअलाइज करूंगा उस पर्टिकुलर स्पेस में। वो 16 से 20 लाइन जो है वहाँ पे मैं विजुअलाइज करूँगा कहाँ पे कौन सी चीज़ें फिट हो सकती हैं। तो मैं ये पर्टिकुलर चीज़ करूँगा एंड यही चीज़ है जो आपको डिफ्रेंशिएट करेगा फ्रॉम अ बिगनर टू अ वेरी एडवांस मेंस आंसर राइटर। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं 30 सेकेंड से 1 मिनट इंतज़ार करूँगा। जो लास्ट वाला जो पेज होता है मेंस के आंसर बुकलेट का, वो ब्लैंक होता है, वहाँ पे मैं अपने थॉट्स लिखूँगा कि यहाँ पे मैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर कमेटी या करंट अफेयर से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद ये जो मल्टी डायमेंशनल है इसमें मैं तोड़ूंगा इसको, राइट में ग्राफ डालूंगा, मैप डालूंगा, फ्लो चार्ट डालूंगा अगर मुझको डालना होगा तो होल्ड दैट थॉट इज़ द सिंगल चीज़ जो डिफ्रेंशिएट किया मेरे को CGPSC मेंस में। अगर आपने ये प्लानिंग कर ली 8, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन में, तो मान के चलिए हर क्वेश्चन में आपको 1.5 से 2 नंबर का फ़ायदा होगा और पूरे पेपर में 5 से 10 नंबर का फ़ायदा होगा। होल्ड दैट थॉट इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में मोर और लेस आप सेम ही स्कोर करोगे। अगर किसी ने बोल दिया है कि भैया इंडस वैली के जितने भी सिटीज़ हैं इनके प्रोमिनेंट फीचर क्या हैं 2 नंबर में बताओ, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वही अगर मेरे को बोल रहा है कि व्हाट वर द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसमें जो प्रोबेबल चीज़ें हैं ना, उसमें बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, सबके अपने अपने थॉट्स हैं। तो वहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मोल्ड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मैप बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं रिवर के कोर्स दिखा सकता हूँ। तो होल्ड दैट थॉट इज़ द सिंगल बिगेस्ट एलिमेंट जो विच विल हेल्प यू टू स्कोर मोर।
तो जब भी 8, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन आए, होल्ड दैट थॉट। नेक्स्ट, मेंटेन द नीटनेस। देखिए, एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि अगर जिसकी हैंड राइटिंग है बहुत सुंदर है तो वो नीट ही लिखेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हैंड राइटिंग अच्छी होना और नीटनेस होना पेपर में कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको नीटनेस मेंटेन करनी है तो सबसे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि राइट लेस। अगर आप जितना ज़्यादा कम लिखेंगे उतना ज़्यादा स्पेशियस होगा आपका पर्टिकुलर पेपर और उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा और इजी टू रीड होगा। कई लोग क्या होता है, कई लोग की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन इतना ठूस ठूस के लिख देते हैं कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो आपको नीटनेस मेंटेन करनी है, आपको स्पेशियस लिखना है, आपको स्केल का यूज़ करना है। अगर आप कोई ग्राफ बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, तो बाजू में आप स्केल से उसको सेपरेट करिए अपने टेक्स्ट वाले पोर्शन से। कम लिखिए, इजी टू रीड लिखिए और सिमेट्री फॉलो करिए, स्केल लिखिए, कटिंग शटिंग नहीं करना है जहाँ तक पॉसिबल हो चुके। और अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो पर्टिकुलर आंसर शीट है वो नीट नहीं दिख सकता। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने कब ऑब्जर्व करी थी कि मेरी हैंड राइटिंग इज़ डिसेंट। हर कोई पढ़ लेगा उसको। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कैलीग्राफिक हैंड राइटिंग है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत रद्दी हैंड राइटिंग है कि कोई पढ़ नहीं पा रहा है। बीच की हैंड राइटिंग है, उस स्पीड में वाली हैंड राइटिंग इज़ अबव एवरेज। और मेरा जो पेपर है मैंने देखा है कि हमेशा ज़्यादा नीट दिखता था बाकी वालों से, क्योंकि मैं बहुत अच्छे सिमेट्री मेंटेन करता था। अंडरलाइनिंग में भी मैं सब लेफ्ट से ही करता था और मैं बहुत स्पेशियस लिखता था। किसी भी लाइन में मैं 7 से 8 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखता था। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मेरा पेपर नीट दिखता था, मैं टाइम में भी कंप्लीट कर लेता था और मेरे को मार्क्स भी ज़्यादा मिलते थे। तो ये जो बेनिफिट है आपको उठाना है। गुड हैंड राइटिंग डजेंट मीन कि आपका जो पर्टिकुलर पेपर है वो नीट है। बैड हैंड राइटिंग डज नॉट मीन कि आप नीट नहीं लिख सकते हैं। आप ट्राई करिए अपने हिसाब से। मेरे जो आंसर शीट्स हैं वो देख लीजिए, देखिए किस प्रकार से वो जो पर्टिकुलर मेरा आंसर शीट है उसमें मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है बट वो नीट दिख रहा है। ऑब्जर्व करिए और उसको अपने आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। कंपीट करना है। These two are the legends of basketball. Left में माइकल जॉर्डन, probably the greatest basketball player to ever live. Right में कोबी ब्रायंट, one of the greatest of all time for sure. आपको टेस्ट सीरीज में compete करना है, आपको अपना 100% देना है। अगर आपका कोई राइवल है तो अगर आप उसको डिफीट कर दे रहे हैं, आपसे ज़्यादा मार्क्स ले आ रहे हैं हफ्ते बाय हफ्ते, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर जैसे इस कंडीशन में ऐसा है कि माइकल जॉर्डन बहुत अच्छा है, अब तो ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है, तो अब सीधी सी बात है वो कोई भी ब्रांड से अच्छा ही खेल रहे होंगे उस टाइम पे। अगर आप हार जाते हैं किसी माइकल जॉर्डन से, कोई ऐसा बंदा है या बंदी है टेस्ट सीरीज़ में जो हर बार आपको बीट कर देता है बाय अ वेरी गुड मार्जिन 10-15 नंबर से, आपको एक्सेप्ट करना है डिफीट, ठीक है, और आपको उनसे सीखना है। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि माइकल जॉर्डन और कोबी ब्रायंट बहुत कंपीट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बॉल के लिए। अब नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। इट इज़ अ रीज़न कि कोबी ब्रायंट इज़ ऑल्सो ग्रेट कि जब उनको टाइम मिला compete करने के बाद, ही गोज टू माइकल जॉर्डन एंड आस्क्स हिम कि उन्होंने ये पर्टिकुलर मूव कैसे किया। तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी से compete कर रहे हैं और वो हर पेपर में आपसे अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको अपना ईगो साइड रख के उनके पास जाना है, उनसे बात करना है कि आप कैसे डील कर रहे हैं, आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, क्या आपके आंसर शीट में देख सकता हूँ सॉरी, क्या आपके मैं आंसर शीट देख सकता हूँ, और क्या आप मुझे पर्टिकुलर मेरा आंसर रिव्यू करके बताएंगे क्या क्या चीज़ अच्छी है नहीं है। देखिए, टेस्ट सीरीज में टॉप करने वाले कोई सुपरस्टार नहीं होते हैं, ये भी एस्पिरेंट ही होते हैं जो अपना जो लक है उनको लेके चलते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर उनको लगता है कि कोई उनको अप्रिशिएट कर रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है, एंड 9 out of 10 टाइम्स दे विल हेल्प यू। compete करिए हाईएस्ट लेवल पे, ठीक है, compete करना है हाईएस्ट लेवल में। अगर कोई आपसे बेटर है तो आपको डिफीट एक्सेप्ट करनी है, अपना ईगो साइड में रखना है, उनसे बात करना है किस प्रकार से वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्या आप उनके आंसर शीट देख सकते हैं, और अपने आंसर राइटिंग से रिलेटेड उनसे एडवाइस मांगनी है। देखिए, ये एक मैराथन है, सीधी सी बात है, ये मैराथन है पर्टिकुलर CGPSC मेंस एग्जामिनेशन। बहुत लोग आएंगे। अगर कोई आपसे एक पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे पेपर में किसी के 150 आ रहे हैं, आपके 130 आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये मैराथन है और लास्ट में सिर्फ एक ही आदमी जीतेगा।
अगर कोई पेपर 3 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसहार्टन होंगे। अगर कोई और पेपर 7 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाएंगे। आपको ये मान के चलना है कि ये मैराथन है। जब ये 7 पेपर जुड़ेंगे, पेपर 1 +2 3 4 5 6 7, इसके बाद जो स्कोर आएगा वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी रैंक क्या आ रही है। ना पेपर 3 अकेला डिटरमाइन कर सकता है, ना पेपर 7 अकेला डिटरमाइन कर सकता है। माइकल जॉर्डन और कोबी ब्रायंट वाले एग्जाम्पल से आप कंपीट करिए। अगर वो आपसे अच्छा है तो उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए। अगर वो एक पेपर में अच्छा है तो डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। क्या? क्योंकि ऐसा है कि यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स पेपर 7 में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पेपर 1 में डब्बा होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज एकदम नया है, रटना है, तो उतना वो करते नहीं है। तो आप वहाँ पे लीड ले सकते हैं। तो उसको मैराथन की तरह ट्रीट करना है, डिसहार्टन नहीं होना है, सीखना है लोगों से, और लास्ट में यही सोचना है, यही अपने दिमाग में रखना है कि पेपर 1 से लेके 7 तक जब पूरे नंबर जुड़ेंगे उसके बेसिस पे मेरिट डिसाइड होगा, ना ही पेपर 2 पे होगा, ना ही पेपर 7 के बेसिस में होगा। तो आपको कॉन्फिडेंस रहना है। अब कॉन्फिडेंट तो आप हो गए, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा बचना है। देखिए, जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, यूजुअली क्या होता है, ये बहुत ही कोचिंग ओरिएंटेड होते हैं। आप कोचिंग के मटेरियल पढ़ लिया आपने, कोचिंग के जो पर्टिकुलर जो फैकल्टी हैं उनके जो मेंटालिटी है उससे रिलेटेड आपने अगर कुछ लिख दिया। फॉर एग्जांपल, कई फैकल्टीज ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इंक्लाइंड होते हैं, उनकी अपनी अपनी कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशंस होते हैं, अपने कुछ बिलीफ होते हैं। अगर ऐसे में आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल रिजीम की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा नंबर देंगे वो। इसका मतलब ये नहीं है कि दैट सेम एसे विल फेच द सेम मार्क्स इन CGPSC मेंस। तो आपको एक बहुत ही न्यूट्रल व्यू मेंटेन करके रखना है। तो बी अवेयर ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप CGPSC के मॉक टेस्ट में टॉप कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप CGPSC मेंस में भी टॉप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट में सेकंड थर्ड आ रहे हैं और कंसिस्टेंटली कोई एक इंसान आपको बीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट चांसेस हैं कि वो आपको बीट कर जाए CGPSC मेंस में। तो आपको हम्बल रहना है, सीखना है लोगों से। ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ मैराथन। और हमेशा एक्चुअल एग्जामिनेशन के बारे में सोचिए। कोचिंग्स की जो इवैल्यूएशन है, आई डोंट ट्रस्ट देम डैट मच, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे कोचिंग्स के टेस्ट दिए हैं जो मेरे को लगता था कि मैंने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं और मुझे टॉप करना चाहिए, बट कभी मैं 5th नंबर पे होता था, कभी 7th नंबर पे होता था। तो डिसहार्टेन नहीं होना है। और ऐसा कई टाइम आया है जब मैंने बहुत अच्छे से कोचिंग के जो टेस्ट हैं उनको टॉप किया है, लेकिन मेरा एक्चुअल CGPSC प्रीलिम्स रुक गया है। तो आपको क्या करना है कि आपको एज अ ड्राइविंग फोर्स ट्रीट करना है इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ को, और उसमें अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो उसमें आपको हम्बल रहना है, अगर उसमें आपको डिफीट मिल रही है तो आपको हम्बल रहना है। दोनों ही चीज़ों से आपको सीखना है। अगर बहुत अच्छा हो जाता है मॉक टेस्ट में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उस दिन में जो पेपर सेट होगा उसके बेसिस में डिटरमाइन होगा कि CGPSC मेंस में क्या होने वाला है। और अगर आप लूज़ कर जाते हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो आपको ये याद रखना है कि एक्चुअल जो एग्जामिनेशन है वो डिफरेंट होता है, और उस दिन जो परफॉर्म करेगा उसका ही निकलेगा मेंस। तो हम्बल रहिए इन विक्ट्री एंड इन डिफीट। मॉक टेस्ट को एज अ डिसिप्लिन इन्फोर्सिंग एजेंट यूज़ करिए, उसको दिल से नहीं लगाइए। जीत गए तो सीख जाओ, हार गए तो सीख जाओ। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। टाइम टाइम इज़ द करेंसी इन CGPSC मेंस। आपको एक रूटीन मेंटेन करना है, वीकली और डेली टेस्ट सीरीज लगाते रखने हैं। 6-7 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई हो रही है अगर 12 घंटे की सिटिंग में, इट इज़ मोर देन इनफ। आपको रोज़ यही सोचना है कि आप कैसे अपने एफर्ट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि यार मेरा तो आज से 7 घंटे पढ़ाई हुई, लोग तो 12 घंटे पढ़ते नहीं। इस 7 घंटे को मल्टीप्लाई करिए आने वाले 50 दिन में, तो 350 घंटे में आप कितना कवर कर लेंगे। ये वाले माइंडसेट के साथ हमेशा पढ़ना है आपको एक दिन का नहीं देखना है, उसको हमेशा मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ। अगर आपका मेंस नहीं दे रहे हैं आप, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 300 से, फिर देखिए कि 300 दिन में क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, लोग यूजुअली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऑथर रटते हुए। तो मैंने क्या एक माइंडसेट अप्लाई किया था, ये अप्लाई कर लिया था कि अगर मान लो मैं 2 ऑथर भी रट रहा हूँ डेली, तो अगले 50 दिन में मैं 100 ऑथर रट डालूंगा। लेकिन मेरे बुक में सिर्फ 35 से 40 हैं, तो आई विल बी एबल टू कवर इट इन 25 डेज। हो सकता है एक साथ नहीं रटाई चीज़ें, हो सकता है मैनी थिंग्स विल नॉट कम ऑल एट वंस, लेकिन अगर आप एक कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं तो आप ट्रस्ट करिए उस प्रोसेस में
कि कहीं ना कहीं ये आपको रिजल्ट देगा एक्चुअल मेंस एग्जामिनेशन में। गोल ये नहीं है कि आज खत्म करना है या आज आना चाहिए, गोल ये है कि उस दिन जब मैं मेंस के हॉल में बैठूंगा तब मुझे आना चाहिए। तो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस मत करिए, डिसिप्लिन रहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ अनसस्टेनेबल हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ऑथर रटना इन सिंगल डे इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कोई भी ऑथर रट लेना सिंगल डे में नॉट पॉसिबल, संधि समाज सारे रट लेना एक दिन में इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको इनको चंक्स में डिवाइड करना है और एक लॉन्ग टर्म गोल दिखना है टाइम को कंसिडर करते हुए। तो टाइम इज़ द की, रूटीन में रहिए, 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं, मोर देन इनफ, एक सस्टेनेबल तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे क्रिएटिव अप्रोच है वो ये है कि एनीथिंग आई डू आई ऑलवेज हैव ए रीज़न फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको जितने स्लाइड्स एक्सप्लेन करे हैं इसमें कहीं भी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने पुरखों से सुना हो, या मैंने CGPSC के पुराने चावल या बासी चावल बोलते हैं जो सीरियस जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं सो कॉल्ड, उनसे मैंने सीखा हो। मैंने सब में अपना दिमाग लगाया है कि कौन सी चीज़ वर्क करेगी कौन सी चीज़ नहीं वर्क करेगी, एंड मैंने अपने बुद्धि से अपने इंटेलेक्ट से काम लिया है। तो अपना 100 विवेक निकाल लगाए, और आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में कुछ और मॉडिफाई हो सकता है या फिर आप कोई और ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसमें हो सकता है मैंने ज़्यादा लाइट नहीं डाली हो, तो वो आप ज़रूर करिए। तो अगर कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग दैट यू डू ऑलवेज हैव ए रीज़न फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ तो उसका क्या है, अगर मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ तो उसका क्या है रीज़न, अगर मैं सब चीज़ को लेफ्ट से स्टार्ट करने बोल रहा हूँ, लेफ्ट से अंडरलाइन करने बोल रहा हूँ, तो उसका क्या रीज़न है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एनीथिंग दैट यू डू ऑलवेज हैव ए रीज़न फॉर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्जॉय करिए प्रोसेस को। यू आर वेरी लकी कि आपके पास इतने रिसोर्सेज थे कि आप पढ़ पाए। यू आर वेरी 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 लकी कि आपका प्रीलिम्स पार हो गया है और आप मेंस लिख रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को एज ए ब्लेसिंग ट्रीट करिए। ऐसे कई लोग हैं जब आप गाँव देहात में जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसी थी ही नहीं कि वो कभी सोच पाएंगे कि उनको सिविल सर्वेंट बनना है। उनके लिए सरकारी जॉब तो ऐसा ऐसे पता नहीं भगवान मिल गया हो। तो आपको एंजॉय करना है प्रोसेस को। नो डैट दिस टेक्स टाइम, जस्ट बी कमिटेड टू डूइंग योर बेस्ट ईच डे। आपको हर दिन जीतना है, आप आखिर में जीत जाओगे, ठीक है। और जब भी कोई नेगेटिव चीज़ आए, डीमोटिवेटिंग चीज़ आए, तो हमेशा ये रिमेंबर करिए, हमेशा ये याद रखिए, अपने आप को याद दिलाइए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ट्रस्ट करना है प्रोसेस को, इन्जॉय करिए प्रोसेस को। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इनको फॉलो करिए। डेली का देखिए, आज का काम आज निपटाइए, जो हफ्ते भर का काम है, महीने भर का काम है, 50 दिन का काम है, वो आपका अपने आप बनेगा। एन्जॉय द प्रोसेस, नो डैट दिस टेक्स टाइम, जस्ट बी कमिटेड टू डूइंग योर बेस्ट ईच डे। हर दिन जीतिए, आखिर में जीत आपकी। इसी विचार के साथ विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।